हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शब्द विचार के ऊपर बात करने वाले हैं, शब्द की परिभाषा और शब्द के भेदों के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से हर बार 2 से 3 प्रश्न स्वाभाविक रूप से बनते ही बनते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। शब्द की परिभाषा ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, है ना। शब्द भाषा के स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 अब पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्योंकि अभी हम इस डिस्कस जो है अभी 4 ऑप्शन को ही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जो है वो एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद जो है फिर हम इसकी जो फुल वीडियो भी लेके मैं आऊँगी। बट अभी हम फिलहाल जो है एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ हम इसके एमसीक्यू को ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जो होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, परंतु निरर्थक शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे रोटी, रोटी तो सार्थक शब्द है, परंतु बोटी अगर बोलेंगे तो उसका कोई भी अर्थ आपका नहीं रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, तो निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है पशु शब्द, पशु जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पशु जो है ये रूढ़ शब्द है। अच्छा, रूढ़ हो गया आपका, एक आपका यौगिक आता है, एक आपका योग रूढ़ आता है, ठीक है। डिफाइन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर सार्थक ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। सिंपल से अगर बात करें तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका मतलब जोड़ने पर तो अर्थ निकले परंतु तोड़ने पर किसी भी तरह का कोई अर्थ ना निकले। जैसे मान लीजिए आपके पास पशु है, तो पशु को जोड़ेंगे तो एक सार्थक शब्द हमारे पास आता है, परंतु अगर पशु को अगर हम अलग कर देते हैं, प प्लस शु कर देते हैं, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कान की बात करें तो कान जोड़ने पर तो सार्थक शब्द है ना, तो वो रूढ़ होता है, ठीक है। और अगर उसको तोड़ देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे का प्लस न बन गया तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, ठीक है। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में समझें कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका तोड़ने पर तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु जोड़ने पर एक जो है वो सार्थक शब्द निकलता है, ठीक है। आगे अगर यौगिक की बात करें, आपका यौगिक आता है। यौगिक शब्द ऐसे ऐसे मेल से बना होता है, मतलब ऐसे 2 शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका जोड़ने पर और तोड़ने पर दोनों ही तरह से जो है वो आपका एक अर्थ निकलता है, मतलब सार्थक अर्थ निकलता है। अब देखिए जैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन बी को ही देख लें, है ना, समतल, तो सम प्लस तल, ठीक है। तो ये आपका जो है ये यौगिक शब्द है, क्योंकि अगर हम सम और तल, ठीक है, तो सम भी एक शब्द है और तल भी एक शब्द है, ठीक है। और अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्या प्लस लय, तो विद्या प्लस लय, है ना, तो विद्या भी एक शब्द बन जाएगा और आपका लय जो है ये भी एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यौगिक शब्द आ जाता है ना। और अगर इसी तरह से वाचनालय की बात करें तो बाच प्लस नालय, है ना, तो मतलब बाच मतलब बाचना किसी चीज़ को, है ना, और नालय जो है वो एक अलग शब्द बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो शब्द जो हैं, मतलब जिनका तोड़ने पर और जोड़ने पर जो है वो दोनों ही तरह से अर्थ निकले, तो वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। जिनका मतलब जोड़ने पर तो अर्थ निकले, तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वो आपके रूढ़ शब्द होते हैं। और योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो योग रूढ़ शब्द जो है आपका उसमें तो मोस्टली मतलब कोई तीसरा ही अर्थ जो है वो सामने आता है। जैसे मतलब ऐसे शब्द जो अपना अर्थ छोड़ के किसी तीसरे की तरफ मतलब बोध करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ना, एक उदाहरण ले हम, नीलकंठ। बोलने के लिए नीलकंठ है, पर नीलकंठ से आप समझ जाते हैं कि अगर अब मैं नीलकंठ बोल रही हूँ तो आप भी समझ गए हैं कि नीलकंठ जो है वो भगवान शिव के लिए बोला गया है ना। अगर हम जैसे मान लीजिए एक दंत की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हो जाता है कि एक दंत भगवान गणेश के लिए बोला गया है। मतलब ये योग रूढ़ शब्द है, योग प्लस रूढ़, है ना। मतलब जिसको जोड़, जैसे ही हमने इस शब्द को प्रोनाउंस किया, इसको बोला, तो इसने जल्दी से किसी तीसरे शब्द को, किसी तीसरे भाव को जो है वो प्रकट कर दिया हमारे सामने, है ना। जैसे बीणा पाणिनि, तो बीणा पाणिनि कौन होती है, माँ सरस्वती के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका पवन पुत्र आता है, तो पवन पुत्र जो है वो हनुमान के लिए बोला गया है ना। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं आपके, तो ये जो शब्द हैं आपके, ये आपके योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आगे, क्वेश्चन नंबर
चलिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 3। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 5। अब मैं आपको बताऊं तो मतलब कहीं पर 4 भी होते हैं, पर एक इसमें अन्य शब्द भी आपका जोड़ा जाता है, शंकर या द्विज शब्द, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ इसके बारे में। आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितनी तरह के होते हैं? वैसे तो हम मोस्टली 4 को ही गिनते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत। फिर इसके बाद जो 5वां आता है आपका वो संकर या द्विज शब्द जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तत्सम शब्दों की बात करें तो आपको पता है सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तत्सम, तत् प्लस सम यानी कि संस्कृत के समान, ठीक है। तद्भव की बात करें मतलब जो शब्द संस्कृत के समान होता है, जैसे जैसे उदाहरण की बात करें तो आम्र हो गया, चंचू हो गया, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये तत्सम शब्द हैं। आम्र, आम्र को ऐसे आम बोला जाता है पर संस्कृत में आम्र, ठीक है। तद्भव की बात करें तो तद प्लस भव यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। हमने तत्सम में बोला है कि संस्कृत के समान, ठीक है, और तद्भव यानी कि संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द होते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी में अपना रूप बदल कर जो प्रयुक्त हो जाते हैं, मतलब जो अपना हिंदी में जो अपना रूप बदल कर आते हैं। जैसे आम्र को हम आम बोल देंगे, चंचू को हम चोंच बोल देंगे, मतलब वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तत्सम, सम मतलब संस्कृत, तो जो आपका संस्कृत के समान जो शब्द आएगा, ठीक है, वो अपना रूप नहीं बदलेगा बल्कि जैसा वो था संस्कृत में तत्सम शब्द वैसे ही आपके जो है वो हिंदी में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आम्र है तो उसको कोई रूप नहीं बदला है बल्कि उसको आम्र का आम्र ही बोल दिया है। चंचू है तो उसको चंचू ही बोल दिया गया है ना। जैसे धृत होता है तो उसको धृत ही बोल दिया गया है ना। तो उस समान के जो शब्द हैं तो वो आपके क्या हो गए? तत्सम, तद्भव, संस्कृत से उत्पन्न शब्द, पर जब वो उनको हिंदी में प्रयोग किया गया तो उनका जो रूप था वो बदल दिया गया। जैसे आम्र को आम कर दिया गया, चंचू को चौंच कर दिया गया, घृत को घी कर दिया गया, है ना। तो इस तरह से ये जो शब्द आते हैं आपके आगे। देशज की बात करें तो देशज जो होते हैं वो आम बोलचाल में मतलब अपने ही देश में उत्पन्न शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि रोटी बोटी, बोटी है ना, तो बोटी क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे मतलब शब्द जो देश में ही उत्पन्न होते हैं और मतलब उनका कोई इतना ये भी नहीं है कि मतलब उनसे जो है वो कोई किसी तरह की जो है मतलब शब्दों से ये लगता नहीं है कि कौन से शब्द हैं आपके, है ना। विदेशी या आगत की बात करें तो जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए होते हैं, ठीक है, उनको आगत शब्द कहते हैं, विदेशी आगत शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपका ये आता है जैसे मतलब अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से जो शब्द हमारे आते हैं और उनको हम प्रयोग करते हैं तो वो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। शंकर या द्विज शब्द की बात करें तो दो भाषाओं के योग से बने, ठीक है, को शंकर या द्विज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका संस्कृत प्लस हिंदी हो गया, है ना, तो उप प्लस बोली हो गया तो उपबोली बन गया। भोजन गाड़ी हो गया, है ना, और जैसे वर्ष प्लस गांठ हो गया तो वर्ष गांठ हो गया। मतलब जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द आपके यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि यौगिक की हमने बात कर ली है कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका जोड़ने पर तथा तोड़ने पर दोनों तरह से जो है वो अर्थ निकलता है, मतलब मेल से बने होते हैं ना। जो शब्द मेल से बनते हैं, ठीक है, मेल से बने हैं, है ना। तो मतलब मैं तो सिंपल भाषा में याद करती हूँ कि जिनका तोड़ने पर और जोड़ने पर तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे इसके आपको मैंने पीछे उदाहरण भी बताए हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको और भी बता दूं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका आता है बाल कृष्ण, ठीक, तो बाल क्या है? बाल बच्चा है, कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण है, तो बाल कृष्ण ये क्या हुआ? आपका यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है जैसे लघु कथा, तो लघु लघु भी एक शब्द है और कथा भी, मतलब दोनों का सार्थक अर्थ है ना, ठीक है। तो लघु कथा मतलब लघु कथा ये आपका यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। अनुशासन एक शब्द आता है, जैसे अनु प्लस शासन, तो अनु भी एक शब्द है, शासन भी एक, मतलब दोनों का क्या है? सार्थक शब्द अर्थ निकलता है। सेनापति, तो सेना को ले लें, पति को ले लें, सेना प्लस पति, तो सेना का भी सार्थक अर्थ है और पति का भी सार्थक अर्थ है, ठीक है। रूढ़ की हमने बात कर ली है कि जिनका जोड़ने पर तो अर्थ निकलता है परंतु तोड़ने पर किसी भी तरह का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आम को आ प्लस म कर देंगे तो मतलब आ कुछ भी नहीं है, म कुछ भी नहीं, अलग अलग शब्द जो है वो कुछ भी नहीं बनता। योग रूढ़ जो होते हैं वो किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ हो गया, बीणा पाणिनि हो गया, लंबोदर हो गया, है ना, पंकज हो गया, है ना, महावीर हो गया,
तो ये आपके क्या आ गए, मतलब आप बोल तो एक दंत रहे हो पर सोच भगवान इस गणेश को रहे हो, ठीक है। बोल तो नीलकंठ रहे हो, सोच भगवान शिव को रहे हो। बोल तो पवन पुत्र रहे हो, सोच भगवान हनुमान को रहे हो, है ना। तो जो तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी मतलब इसमें बताया है मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर अगर शब्दों की बात करें तो रचना के आधार पर आपके शब्द जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि रचना के आधार पर ये जो आपके शब्द हैं 3 तरह के होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, रचना या बनावट के आधार पर ये 3 तरह के जो शब्द होते हैं आपके, ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो ये आपके 3 ये होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा तो आपका तत्सम है, तत्सम, ठीक है। तत् प्लस सम, हमने ये बात की थी, तत् प्लस सम मतलब संस्कृत के समान, ठीक है। परीक्षा, ठीक है। तो ये क्या है आपका तत्सम शब्द है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने तद्भव की बात भी कर ली है, संस्कृत से उत्पन्न जो होते हैं उनको तद्भव कहते हैं, ठीक है। देश शब्द जो अपने ही देश में मतलब लोकल लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो उत्पन्न होते हैं। विदेश जो विदेशों से आते हैं उनको विदेशी शब्द बोलते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब प्रयोग के आधार पर अगर शब्दों की बात करें तो प्रयोग के आधार पर भी आपके जो शब्द हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब अगर बात हम करें कि प्रयोग के आधार पर 3 तरह के शब्द कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका एक आता है सामान्य शब्द, एक परिभाषिक या तकनीकी शब्द आते हैं, और तीसरा आता है अर्ध तकनीकी शब्द, है ना। जो सामान्य शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है, मतलब सामान्य मतलब साधारण साधारण सी बात है ना। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते ही, जैसे सुबह हो गया दाल रोटी, है ना, चाय पानी, है ना। तो इस तरह की जो मतलब सामान्य शब्द होते हैं वो आपके जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य शब्द कहलाते हैं। ये प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को बता रहे हैं कि 3 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। तो सामान्य शब्द जैसे जिसको हम मतलब डेली लाइफ रूटीन में जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्दों को परिभाषित शब्दावली कहते हैं, मतलब जो विशिष्ट अर्थ को प्रयुक्त करते हैं, जिनको हम विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम आदि हो गया, है ना। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके वो पारिभाषिक शब्दावली को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अर्ध तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करता है तथा विशेषज्ञ भी उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है। मतलब हम जैसे सामान्य व्यक्ति हम भी उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जो अन्य मतलब जैसे विशेषज्ञ होंगे वो भी उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो अर्ध तकनीकी शब्द जो हैं वो आपके कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 8। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये आपके ऑप्शन सी अनेकार्थक शब्द जो हैं वो आपके कहलाते हैं, ठीक है। अनेकार्थक शब्द की अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं तो अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, मतलब कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले वो अनेकार्थक शब्द आपके होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए पानी है ना, पानी के कई अर्थ निकलते हैं, जल, चमक, इज्जत, है ना। और एक आज को ले लें तो आज के भी बकरा भी बोलते हैं, उसको दशरथ के पिता भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये आपके अनेकार्थक शब्द होते हैं, है ना। प्रयोगात्मक शब्द कौन से होते हैं? मतलब जिनको प्रयोग के आधार पर जिनको प्रयोग किया जाता है, जैसे मतलब एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? मतलब समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द आपके समानार्थक कहलाते हैं। जैसे हम पर्यायवाची शब्दों को ले सकते हैं, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, है ना। इस तरह के जो समानार्थक शब्द होते हैं। विपरीतार्थक शब्द तो आप जानते ही हैं कि विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो उल्टे शब्द होते हैं, मतलब विलोम शब्द जिनको हम बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर आपके जो हैं वो दो तरह के शब्द होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो मतलब इनमें होते हैं आपके विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। अच्छा, चलिए अब विकारी और अविकारी की बात जब आ ही रही है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि विकारी और अविकारी शब्द मतलब होते क्या हैं। क्योंकि देखिए, विकारी शब्द की अगर बात करें, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? आपके विकारी शब्द होते हैं, है ना। तो मतलब
अब मैं बात बताऊँ ना आपको, जैसे तो मुझे पता है कि इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। संज्ञा सर्वनाम तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। मतलब जिन शब्दों का रूप परिवर्तन मतलब हो जाता है, ठीक है? हो जाता है, तो उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। अब अपनी लोकल लैंग्वेज में थोड़ा-सा बताती हूँ विकारी शब्द क्या होते हैं। जैसे मान लो, है ना, एक लड़का जा रहा है या लड़का है ना? तो मतलब लड़का है, लड़का को लड़का भी आप बोल सकते हैं, लड़के भी बोल सकते हैं, लड़कों भी बोल सकते हैं। जैसे हमें कई बार गुस्सा आ गया, है ना? "ए लड़के इधर आ", है ना? लड़कों, है ना? ऐसे करके जब हम किसी को मतलब मैं, मेरा, है ना? अच्छा है, अच्छे हैं, अच्छा हो सकता है, मतलब कुछ भी आप उस चीज़ को बोल सकते हो, है ना? ठीक है? तो मतलब उसमें परिवर्तन जो है वो हो जाता है। मतलब जैसे मतलब ऐसे याद रखो आप कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, लिंग क्या यार, लड़का लड़की बन गया, है ना? तो उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे, है ना, लड़का है तो एक लड़का है, लड़के जा रहे हैं, लड़कों इधर आओ, है ना? लड़कों, लड़के, फिर लड़का, ये हो सकता है ऐसे वाला, है ना? और उसके बाद है वचन, तो आप समझते हो, एक वचन से बहुवचन बन गया, वही बात आ गई, लड़का का लड़के बन गया, है ना? कारक क्या है? कारक चिन्ह जो होते हैं आपका कर्ता न, है ना? न, कर्ता न, कर्म को कर्ण से, इस तरह के जो आपके कारक चिन्ह जो रखते हैं, ठीक है? तो इस तरह के इसमें परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? अभिकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि, इनमें जो मतलब, और एक निपात अभिकारी शब्द आते हैं, मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? इनमें यहाँ, अथवा, अरे आदि, है ना, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, तो इनमें लिंग पुरुष कारक के कारण जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मानो मैं कल जाऊँगा, मतलब मैं कल जाऊँगा या मैं कल जाऊँगी, सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं कल जाऊँगी, तो मतलब मैं कल जाऊँगी तो कल ही रहेगा ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कल को क्या बोलोगे आप? कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, तो कल ही रहेगा, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? मैं आज आई या मैं आज गई थी, तो मैं आज को आज ही बोलूँगी, मैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ। अब मैं आज को ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मैं आज, तो मैं आजे, मैं आजो, ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता। कल को आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि कल, कलो, कले, है ना? ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है? तो मतलब सिंपल सी बात है, विकारी शब्द जो होते हैं उनमें जो है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग वचन कारक, तो लिंग हो गया आपका, जैसे लड़का को लड़की बना सकते हो, हाँ, लड़का को लड़की बना सकते हो, ठीक है? वचन को जैसे लड़का, लड़के, है ना, तो लड़कों, ऐसे हो सकता है। परंतु अब इसी जगह अगर हम अविकारी को लें तो उसमें लिंग वचन कारक के कारण जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर आप बोलो, यहाँ पर आपको दिया है कि जैसे मैं कल जा रहा हूँ, ठीक है? तो कल जा रहा हूँ तो कल ही जा रहा हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है? कल को कल ही बोलोगे, कले, कलो, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा जो ऑप्शन है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों की हमने बात कर ली है। तत्सम शब्द जो होते हैं तो वो हमारे जो हैं वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, ठीक है? तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं। देशज जो होते हैं, ठीक है? देशज जो शब्द होते हैं वो अपने ही लोकल लैंग्वेज में, मतलब जो अपनी ही आम बोलचाल की भाषा में जो उत्पन्न होते हैं। रोटी को बोटी, बोटी बोल दिया, है ना? अत को जैसे चाय, बाय, बाय बोल दिया, है ना? इस तरह के जो शब्द होते हैं, ठीक है? और संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब, है ना? जैसे आपका जो जैसे हमने बोला था पीछे, बैल प्लस गाड़ी, है ना? जेब प्लस कट तो जेब कट बन गया। जैसे कमर पट्टी तो कमर प्लस पट्टी तो कमर पट्टी बन गया, है ना? उस तरह से मतलब ये जो शब्द होते हैं ये आपके संकर शब्द कहलाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा क्या है? तो ऑप्शन ए विकारी शब्द है। विकारी शब्दों को भी हम बहुत डिस्कस करके आए हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण जो है परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? तो वो आपके जो है विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है? और अभिकारी शब्द भी हमने, इनमें लिंग वचन कारक के कारण जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? तो ऊपर हम डिस्कस करके ही आए हैं, ठीक है? तो संज्ञा क्या है? ये विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा में क्या है आपका, लिंग वचन कारक, काल, पक्ष, ये सारे ही आपके मतलब आते हैं, है ना? आगे चलते हैं। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए ना, रूढ़ शब्द कौन सा है? हमने बोला था ऐसा शब्द जिनका जोड़ने पर तो अर्थ हो, परंतु तोड़ने पर किसी भी तरह का कोई भी अर्थ ना हो। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वैभव, ठीक है? वैभव जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम सिर्फ 12 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।